नमस्कार। आज हम कक्षा 11 की पुस्तक आरोह के पाठ गलता लोहा को सरल शब्दों में समझेंगे, जिसके लेखक शेखर जोशी जी हैं। गलता लोहा कहानी में समाज के जातिगत विभाजन पर शेखर जोशी जी ने कई कोणों से टिप्पणी की है। यह कहानी उस समय के समाज पर लिखी गई है जिस समय कार्य का विभाजन जाति के आधार पर किया जाता था। कार्य जातियों के आधार पर ही निश्चित थे। पहला प्रश्न हमारे मस्तिष्क में आता है कि जाति क्या है। यह हमारे भारतीय समाज में बांटे गए वर्ग हैं। कुछ वर्गों को हमने ऊंची और कुछ को नीची जाति में रखा हुआ है। इस प्रकार हमारा समाज 4 वर्गों में बटा हुआ है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 मुख्य जातियां हैं। हमारे देश में जाति के आधार पर भेदभाव आज से नहीं, कई हजार सालों से चला आ रहा है। यह कहानी लेखक के लेखन में अर्थ की गहराई को दर्शाती है। इस पूरी कहानी में लेखक की कोई मुखर टिप्पणी नहीं है। इसमें एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन विषम परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए ये जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के ऑफर पर केवल बैठता ही नहीं, बल्कि उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे को प्रस्तावित करता हुआ प्रतीत होता है। मानो लोहा गलकर नया आकार ले रहा हो। मोहन के पिता एक पुरोहित थे। उन्होंने जीवन भर पुरोहिती की और अब वृद्धावस्था में उनसे कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं होते थे। उन्हें चंद्रदत्त के यहाँ रुद्रीपाठ शंकर जी की आराधना का एक प्रकार होता है, वो करने के लिए जाना था, परंतु अपने शरीर की कमजोरी के चलते वो स्वयं को पाठ करने में असमर्थ पाते हैं और वो अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि मोहन उनके स्थान पर वो पूजा करने चला जाए। मोहन उनका आश्रय समझ तो जाता है कि वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन पिता के अनुष्ठान का व्यवसाय कर पाने में वह कुशल नहीं है। अर्थात वह उस पूजा पाठ को करने में अपने आप को कुशल नहीं महसूस करता कि उसको वो अच्छी प्रकार से नहीं आता। इसी कारण वह अपने पिता को इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता और उनका भार हल्का करने के लिए, कि उनकी सहायता करने के लिए वह खेतों की तरफ चला जाता है। लेकिन हसुए की धार कुंद हो चुकी थी। हसुआ घास काटने का एक औजार होता है। उस हसुए की धार को कुंद देखकर, अर्थात उसकी धार तेज नहीं थी और उसकी धार लगवाने के लिए उसे अपने मित्र धनराम की याद आ जाती है और वह धनराम लोहार की दुकान पर हसुए की धार लगवाने के लिए पहुंच जाता है। जिसकी ऑफर अर्थात जो लोहार का कार्य करने की जो जगह थी, जो उसका कार्यस्थल था, उसे ऑफर कहा गया है। वहां से आती धप धप की आवाजों को वह दूर से ही पहचान लिया करता था। धनराम उस समय अपने बाएं हाथ से धोकनी होती है, आपने देखा होगा, सुनार या लोहार, आग को दहकाने के लिए, कि उसे और अधिक तीव्र करने के लिए लोहे या बांस से बनी हुई एक नली जो बीच में से खाली होती है, उससे फूंकते हुए, कि उससे हवा निकालते हुए उस आग को दहकाते हैं। तो वह अपनी धोकनी से फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पुलट रहा था और मोहन वहां पहुंचकर भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनस्तर के ऊपर बैठ जाता है और उसकी कारीगरी को अपनी पारखी निगाहों से देखने लगता है। धनराम और मोहन सहपाठी थे कि बचपन में वो दोनों साथ पढ़ा करते थे। अब दोनों जब मिलते हैं तो अपने बचपन की यादों में खो जाते हैं।
मोहन जब धनराम से मास्टर त्रिलोक सिंह के बारे में पूछता है तो वह उसे बताता है कि पिछले साल ही वो गुजर गया था, तो उनका देहांत हो गया। मास्टर जी को याद करते हुए धनराम कहता है कि माँ साहब भी क्या आदमी थे लल्ला। वह मोहन को लल्ला कहकर पुकारता था, उसका नाम नहीं लेता था। वे दोनों हंस हंस कर अपने मास्टर जी की बातें याद करके बातें करने लगते हैं। मास्टर जी की कड़क आवाज में विद्यालय में खेलते हुए बच्चों से प्रार्थना करने और मोहन के विषय में पूछना। मोहन पढ़ाई व गायन में निपुण था। वह मास्टर जी का चहेता शिष्य था और पूरे स्कूल का मॉनिटर था। वही प्रतिदिन विद्यालय में हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए गाकर प्रार्थना करवाता था। ये बचपन की सारी बातें, अपने विद्यालय की बातें वो दोनों याद करने लगते हैं। विद्यालय के प्रसंगों को याद करते करते वो उस घटना को याद करते हैं कि मास्टर जी ने मोहन को पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था और वे उसे कमजोर बच्चों को दंड देने का भी अधिकार देते थे कि जब अन्य बच्चे मास्टर जी के प्रश्नों के उत्तर सही नहीं दे पाते थे और उन प्रश्नों का जवाब मोहन देता था, तब मास्टर जी उसे कमजोर बच्चों को दंड देने का अधिकार देते थे। धनराम ने भी मोहन से कई बार मास्टर जी के आदेश पर डंडे खाए थे, अर्थात उसकी पिटाई मोहन ने कई बार की थी। धनराम इसके बावजूद मोहन के प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था, क्योंकि उसके मन में जातिगत आधार की जो हीनता थी वो बचपन से ही बैठा दी गई थी कि वो निम्न जाति का है और मोहन क्योंकि उच्च जाति का है तो उसको ये अधिकार है कि वो उसे दंड दे सके। तो इस हीनता की भावना के कारण वो कभी भी उसे अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था और मास्टर त्रिलोक सिंह हमेशा यही कहा करते थे कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का नाम रोशन करेगा। धनराम गांव के और जो खेतीहर मजदूर थे या मजदूर परिवार के लड़के थे उनकी तरह ही सिर्फ तीसरे दर्जे तक ही पढ़ पाया कि विद्यालय में मास्टर जी कभी कभी ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन मास्टर जी ने उसे 13 का पहाड़ा सुनाने के लिए कहा, लेकिन पहाड़ा याद ना होने के कारण मास्टर जी ने उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी और पिटाई करते करते इसी दौरान मास्टर जी की जो डंडी थी जिससे वो पिटाई कर रहे थे वो टूट गई। अब मास्टर जी ने नियम भी अपने ही बना रखे थे। उनका ये नियम था कि सजा पाने वाले को अपने लिए हथियार भी, कि जिससे उसकी पिटाई होनी है वो हथियार भी खुद ही जुटाना पड़ेगा। धनराम डर या मंद बुद्धि होने के कारण कभी भी उन्हें 13 का पहाड़ा नहीं सुना पाया। शायद इसका कारण ये रहा होगा कि वो मास्टर जी के भय के कारण जितना याद करने की कोशिश करता डर के कारण भूल जाता था, या फिर हम ये कह सकते हैं हो सकता है कि उसकी बुद्धि जो है वो इतनी तीव्र हो ही ना कि वो याद कर पाए। और इस कारण मास्टर जी ने उस पर व्यंग किया और कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें कि तुम्हारा कार्य सिर्फ लोहे से औजार बनाना है, विद्या तुम्हारे बस की बात नहीं है कि पढ़ाई लिखाई तुम्हारा काम नहीं है। और इतना कहकर उन्होंने अपने थैले में से 5-6 दरातियां निकालकर धनराम को पकड़ा दी कि कल इन्हें धार लगाकर ले आना। धनराम अपने पिता से पढ़ाई के साथ साथ, हालांकि धनराम के पिता ने उसे हथौड़े से लेकर घन चलाने तक की विद्या सिखा दी थी कि वो साथ साथ लुहार का काम भी सीख रहा था। विद्या सिखाने के दौरान मास्टर त्रिलोक सिंह उसे उसकी पसंद की बैच चुनने की छूट देते थे कि वो 2 कार्य एक साथ कर रहा था, एक तो विद्या प्राप्ति का और दूसरा अपना जो उसका पारिवारिक पेशा था, जो पारिवारिक कार्य था लुहार का, उसे भी सीख रहा था। और दोनों कार्यों में इतना अंतर था कि जब मास्टर जी दंड देते थे तो वो जिस बैच से पिटाई होनी है उसे चुनने की, उसका चुनाव करने की छूट उनको देते थे। परंतु गंगाराम जो धनराम के पिता थे, जब वो उसकी पिटाई करते थे तो वो
उस हथियार का, उस औजार का जिससे कि पिटाई करनी है, उसका चुनाव खुद किया करते थे। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे कि उनकी मृत्यु हो गई और उसके पश्चात धनराम ने सहज भाव से ही उनकी विरासत अर्थात उनके कार्य को संभाल लिया। और आस पड़ोस के गांव वालों को भी ये याद ही नहीं रहा कि कब वो गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लगे कि उसकी दुकान को अब धनराम की दुकान उसके कार्यस्थल के नाम से जाना जाने लगा। ये सारी घटनाएं वो दोनों मित्र बैठकर अब अपने बचपन की, अपने विद्यालय की बातें याद करते हुए सोच रहे हैं। प्राइमरी स्कूल की शिक्षा समाप्त होने पर मोहन को छात्रवृत्ति मिल जाती है और छात्रवृत्ति मिलने के बाद उनके पिता के मन में उसे बड़ा आदमी बनाने का जो स्वप्न था वो जैसे साकार रूप लेने लगता है, क्योंकि वो खुद अपने पैतृक पुरोहिताई के धंधे से निराश थे, क्योंकि इस काम से वह अपने परिवार का पेट नहीं भर पाते थे, कि इतना नहीं कमा पाते थे जिससे कि उनका जो गुजारा है वो अच्छे से हो जाए। और वो मोहन को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, जिससे कि उनके वंश का दारिद्र्य यानी गरीबी मिट जाए। और यही उनकी मनोकामना थी, यही इच्छा थी उनकी। गांव में इसे प्राइमरी तक की ही शिक्षा थी। तो प्राइमरी की शिक्षा पूरी करने के बाद मोहन को आगे की पढ़ाई के लिए जिस स्कूल में जाना था वो गांव से 4 मील दूर था और उसे पार करने के लिए 2 मील की चढ़ाई के साथ साथ बरसात के मौसम में नदी के जलस्तर की वृद्धि भी एक बड़ी समस्या हो जाती थी। वंशीधर रोजाना शाम को जब मोहन थक कर विद्यालय से आता था तो उसे प्रोत्साहित करने के लिए पुराणों में जो विद्या प्राप्त करने वाले विद्या व्यसनी बच्चों की कथाएं होती थी वो उसे सुनाया करते थे, जिससे कि वो उत्साहित हो और शिक्षा प्राप्ति में रुचि ले। वर्षा ऋतु में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने अपने एक यजमान के यहाँ, यजमान जिन जो उनसे कथा करवाते थे, उनसे पूजा पाठ करवाते थे, उनके घर में वो मोहन के रहने का बंदोबस्त कर देते हैं, उसका प्रबंध कर देते हैं। वहाँ उस घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन भी खा पी कर स्कूल जाता और छुट्टियों में जब नदी का जलस्तर कम हो जाता तो उसके जलस्तर घटने पर मोहन अपने गांव लौट आता था। एक दिन नदी में पानी कम था और मोहन भी कुछ घसियारों अर्थात घास काटने वालों के साथ नदी पार करके अपने घर वापस आ रहा था। तभी पहाड़ी के दूसरी ओर भारी बारिश होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया, उसका वेग बढ़ गया और किसी तरह से मोहन घर पहुंचा। और इस घटना के बाद वंशीधर इतना घबरा गए कि उन्होंने मोहन को स्कूल में भेजना बंद कर दिया और वो मोहन की भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे, कि उनको चिंता होने लगी कि अब मोहन की पढ़ाई कैसे होगी। उन्हीं दिनों बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक जिसका नाम रमेश था वो लखनऊ से छुट्टियों में गांव आता है। वंशीधर बातों बातों में रमेश से मोहन की पढ़ाई के संबंध में अपनी चिंता को बताते हैं। रमेश उनसे मोहन को अपने साथ लखनऊ ले जाने के लिए कहता है कि मैं इसे अपने साथ लखनऊ ले जाऊंगा और वहां पर मैं इसकी शिक्षा का प्रबंध कर दूंगा। वंशीधर को उसकी बात सुनकर ऐसा लगता है कि उन्हें मानो रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हों। वे मोहन को उसके साथ आगे की पढ़ाई के लिए लखनऊ भेज देते हैं। लखनऊ पहुंचकर मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय प्रारंभ होता है। वहां वह घर की महिलाओं के साथ साथ आस पड़ोस की जितनी महिलाएं थी उनके लिए भी कामकाज में हाथ बटाने का एक साधन बन जाता है। रमेश वहां बड़ा बाबू था, वह मोहन को घरेलू नौकर से अधिक कोई हैसियत नहीं देता। मोहन रमेश की इस मानसिकता को भली भांति समझने लगता है। कह सुनकर किसी प्रकार उसे वह पास के सामान्य स्कूल में दाखिल करवा देता है, कि उसका एडमिशन करवा देता है। काम के बोझ और नए वातावरण के कारण मोहन वहां अपनी कोई पहचान नहीं बना पाता।
एक मेधावी बालक जो कि अपने गांव में अपनी बुद्धि के लिए, अपने ज्ञान के लिए इतना प्रसिद्ध था, वह शहर में आकर काम के उस अतिरिक्त बोझ के कारण अपना कोई स्थान अपने विद्यालय में नहीं बना पाता और वह उस घर के काम और विद्यालय के बीच पिसता चला जाता है। गर्मियों की छुट्टियों में भी वह तभी घर जा पाता था जब रमेश या उसके घर से कोई भी आदमी गांव जा रहा होता था, अन्यथा उसे अगली कक्षा की तैयारी के नाम पर शहर में ही रोक लिया जाता था कि गांव में ये खबर कर दी जाती थी कि वो अगली कक्षा की तैयारी कर रहा है, इसलिए इस बार वो छुट्टियों में गांव नहीं आ रहा। मोहन ने भी परिस्थितियों से समझौता कर लिया था। वह अपने घर वालों को असलियत बताकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहता था। 8वीं कक्षा पास करने के बाद उसे आगे पढ़ाने के लिए रमेश का परिवार बिल्कुल उत्सुक नहीं था। वे उसे बेरोजगारी का तर्क देकर तकनीकी स्कूल में दाखिल करवा देते हैं। वह पहले की तरह घर व स्कूल के काम में व्यस्त रहता। 1.5-2 वर्ष के बाद वह अपने पैरों पर खड़े होने के लिए अर्थात काम ढूंढने के लिए कारखाने के चक्कर काटने लगता है और इधर वंशीधर को अपने बेटे के बड़े अफसर बनने की बड़ी उम्मीद थी, परंतु जब उन्हें सच्चाई का पता चलता है तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं। और जब गांव में धनराम उनसे मोहन के बारे में पूछता है तो वे उससे झूठ बोलते हैं कि मोहन सेक्रेटेरिएट में नियुक्त हो गया है। यह सुनकर धनराम उनसे कहता है कि मोहन लल्ला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, तो उनको तो अच्छा पद मिलना ही था। ये कहानी उस समय की है जब जातिगत मान्यताएं बहुत अधिक थी कि जाति के आधार पर ही कार्य निश्चित थे और अपनी जाति के आधार पर ही सभी को कार्य करना पड़ता था। किसी दूसरी जाति के कार्य वो नहीं कर सकते थे। अब मोहन क्योंकि ब्राह्मण परिवार का युवक था तो वो कोई साधारण कार्य नहीं कर सकता था। अब शहर से जब वो गांव वापस आता है तो वहां आकर उसे अपने स्तर का कोई कार्य मिलता नहीं है, तो वो बेचारा बेरोजगारी की समस्या में फंस जाता है। और आज भी जब वह अपनी हंसुई की धार लगवाने के लिए धनराम के पास आता है तो दोनों बैठकर जब अपने बचपन की, विद्यालय की बहुत सारी घटनाओं के बारे में, प्रसंगों पर जब बातें करते हैं तो धनराम हंसुई पर धार लगाने के पश्चात उससे कहता है कि यदि पंडित जी किसी के हाथों मुझे हंसुआ भिजवा देते तो वह तभी मैं ठीक कर देता। मोहन उससे कुछ नहीं कहता, वह बिना कुछ कहे वहीं बैठा रह जाता है। जबकि गांव में ये सामान्य तौर पर नहीं होता था कि ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले में आकर बैठ जाएं। यदि कोई आवश्यक काम से आ भी जाता था तो ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले में आते और अपना काम खड़े खड़े ही पूरा करवाकर ले जाते थे, कि वो वहां बैठते नहीं थे। ब्राह्मण टोले के लोगों को शिल्पकार टोले के लोगों द्वारा बैठने के लिए कहना भी अपराध माना जाता था। अब धनराम मोहन के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित होता है कि वह तो इतनी देर से काम होने के बाद भी यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन वो उसे कुछ कहता नहीं। बिना कुछ कहे अपने कार्य में तल्लीन रहता है कि चुपचाप अपना कार्य करता रहता है। वह लोहे की मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर गोल बना रहा था, किंतु छड़ निहाई पर ठीक प्रकार से नहीं फंस पा रही थी और जिसके कारण वो ढंग से नहीं मुड़ पा रही थी। मोहन कुछ देर तक तो उसे कार्य करते हुए देखता रहता है और फिर वह स्वयं उठकर दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर करके धनराम के हाथों से हथौड़ा ले लेता है और नपी तुली चोटों से छड़ को पीटते पीटते गोले का रूप दे डालता है कि वो उसको बिल्कुल गोल बना देता है। मोहन के काम और उसकी स्फूर्ति को देखकर धनराम हैरान रह जाता है। वह सोच में पड़ जाता है कि पुरोहित खानदान के युवक द्वारा लोहार का काम करने पर आश्चर्यचकित था। धनराम के संकोच और धर्म संकट से उदासीन मोहन लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई की जांच करता है कि उसमें कोई कमी नहीं है, इतना अच्छा उसने कार्य किया है। और उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी जिसमें ना स्पर्धा थी और ना ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव। उसके चेहरे पर इस बात के प्रति
पूरी संतुष्टि के भाव थे कि उसने लोहे का जो गोल छल्ला बनाया है उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। वह चाहता था कि धनराम उसके द्वारा निर्मित गोले की प्रशंसा करे। वह धनराम से अपनी कार्यकुशलता की स्वीकृति चाहता था। मोहन के व्यवहार में उच्च कुल का अहंकार नहीं था। वह चाहता था कि वह भी हाथ का काम करे, किंतु समाज के जड़ वातावरण के कारण वह सोच में ही पड़ा रहता था। कहानी के अंत में वह अपनी उस जातिगत उच्चता की रूढ़ी को लांघ जाता है और धनराम के कार्य को पूर्ण करता है। आशा है आपको यह कहानी स्पष्ट हो गई होगी। धन्यवाद।